आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी का बोर्ड डेमो पेपर, यानी सेम बोर्ड में कैसा प्रिंट आउट होता है, कैसा छपता है, कैसा उसका प्रारूप होता है, वो सारी बातें आज क्लियर होंगी हमारे साथ। चलिए, ये लिखा हिंदी है लेकिन बच्चों है ये सामान्य हिंदी, बाई मिस्टेक सामान्य लिखना भूल गए हैं हम। हिंदी सामान्य हिंदी ही है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, जो कि आप सभी जिससे अवगत हैं। ये देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपका समय होगा, पूर्णांक आपके 100 का होगा, ठीक। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं। निर्देश दिए होते हैं, निर्देश में 3 घंटे 15 मिनट, क्या 3 घंटे 15 मिनट आपके होते हैं, और जिसमें से 15 मिनट आपके प्रारंभ के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के उत्तर देना आवश्यक है, यह बात भी लिखी रहती है। फिर आता है आपका खंड का में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आप जाइए और मॉक टेस्ट वाले कॉलम में आप ढेर सारे टेस्ट दे दीजिए, जिससे आपका अपना आकलन हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और इस पेपर की पीडीएफ भी आप वहीं से प्राप्त कर सकेंगे, ठीक। चलिए, तो पहला, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा का निबंध, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका है डॉक्टर संपूर्णानंद। जी हाँ, डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं ये शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं, ये निबंध है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो प्रेम सागर। लल्लू लाल की कौन सी है? लल्लू लाल की रचना जो है वो है प्रेम सागर, ठीक है। तीसरा प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो पर्दा कहानी यशपाल की है। किसकी? यशपाल की है पर्दा कहानी, जिसमें एक पठान होता है और वो कर्जा ना दे पाने के कारण आता है और पर्दा झटक के चला जाता है उस इज्जतदार आदमी का। तो ये पर्दा कहानी यशपाल की है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चौथा प्रश्न आपका है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो आवारा मसीहा के ऑप्शन देखिए, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। जी हाँ, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं, जिन्होंने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा में लिखी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है, तो आप कहेंगे शरद चंद्र की जीवनी है। और किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। कई बार कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। आगे देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्या है? ट्रेंडिंग है टॉपिक कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो हैं वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है, तो आप तुरंत ही क्या लिखेंगे? तो अगर आप विधा पूछी जाए तो बाण भट्ट की आत्मकथा की जो विधा है वो है आपकी उपन्यास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, कामायनी किस युग की रचना है? ये पद्य से, देखिए पद्य साहित्य के इतिहास से आपके 5 प्रश्न होंगे और गद्य साहित्य के इतिहास से आपके 5 प्रश्न होंगे। तो आपको कुल मिला के 10 प्रश्नों का उत्तर देना है और 10 प्रश्नों का एक एक अंक निर्धारित होता है, जिसमें 10 अंक आपके मिल जाएंगे। इसलिए गद्य पद्य साहित्य का इतिहास हमारी वेबसाइट www.gyansindhuclasses.com पर भी उपलब्ध है। सारा सिलेबस जो आपका हिंदी का है वो वहां पर उपलब्ध है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी गई है। तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। कहाँ की? छायावादी युग की। कामायनी छायावाद युग की रचना है, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है? ठीक है, आप जानते हैं ना पहले क्या चला था। पहले देखिए, पहले आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु, पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग।
इसके पश्चात आता है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के पश्चात आता है छायावादी युग, और छायावादी के पश्चात आता है प्रगतिवादी, जिसको हम छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। तो कामायनी जो है छायावाद युग की रचना हमने बताई आपको। और प्रगतिवादी युग का लेखक कौन है? तो प्रगतिवादी युग का लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के लेखक हैं। आगे देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1943 है। कि ठीक है, क्या है? 1943 इज राइट आंसर है तार सप्तक का, 1943। चलिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, तो फिर छायावादी युग की होगी, यानी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? देखो, प्रिप्रवास, भारत भारती और साकेत, ये द्विवेदी युग की रचनाएं तीनों की तीनों द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका ये कामायनी है, कामायनी आपका राइट आंसर है, कामायनी राइट आंसर है। कामायनी जो है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, बाकी सब द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कहां जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका कामायनी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? कृति है, महाकाव्य नहीं है। तो आप ये देखते हैं कि रामचरितमानस तो महाकाव्य है ही है, साकेत महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है, लेकिन जो लहर है वो आपका महाकाव्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा लहर। ठीक है, लहर आपका राइट आंसर है। लहर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा एक गद्यांश। इसके नीचे 5 प्रश्न होंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। 10 अंकों का कुल मिला के हमको एक गद्यांश मिलेगा, जिसके हम उत्तर देंगे नीचे 5 प्रश्नों के। तो चलिए, पहला गद्यांश हमारा आता है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम रेखांकित अंश की ही व्याख्या कर लेते हैं। रेखांकित अंश कहता है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। तो अब क्या लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए माता भूमि की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि धरती माता जिसके गर्भ में अमूल्य भंडार भरे हुए हैं, जिसके कारण ये हमारी धरती माता वसुंधरा कहलाती है। वसुम का अर्थ होता है स्वर्ण, वसुम का अर्थ होता है खजाना, वसुम का अर्थ होता है ऐश्वर्य धन संपदा, इसीलिए वो वसुंधरा, और धरा का मतलब होता है धारण करने वाली। तो जो स्वर्ण को धारण करती है, जो खजानों को धारण करती है, वही वसुंधरा है, वही पृथ्वी है। तो इससे कौन परिचित न होना चाहेगा? अर्थात सब चाहेंगे कि हम इस धरती माता से परिचित रहें। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? क्योंकि धरती की, देखिए यहां पर आपका जो प्रश्न आया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसका सीधा सा उत्तर है, यहां से आप देंगे कि धरती अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दिया, गद्यांश बता दिया। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, तो किसने सजाया है? नदियों ने, दिन रात बहने वाली नदियों ने। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? जांच पड़ताल करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अपना इतना हो गया। ठीक है,
अब देखिए आगे अगला गद्यांश आएगा आपका, अगला गद्यांश आ गया अशोक का फूल। ठीक है, तो एक करना है आपको, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, है ना। अपन को तो एक करना है ना, तो चाहे ये करो चाहे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। अब आप देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ मैं बता दे रहा हूं आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक या इसके रचनाकार या इसके लिखने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप देख सकते हैं, आपकी रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है कि पंडिताई भी एक तरह का बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है, और जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती। पंडिताई का अर्थ होता है विद्वता, कि विद्वता भी एक प्रकार की भार स्वरूप होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि विद्वता भी एक प्रकार से भार स्वरूप होती है, और भार यानी विद्वता जितनी बड़ी होगी, जितनी अधिक होगी, उतनी ही तेजी से डुबाएगी। क्योंकि आप देखिए विद्वता, आप ज्यादा विद्वान हो जाएंगे तब भी दिक्कत है। तो जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सरल हो जाती है विद्वता, बोझ नहीं रहती है। ठीक है, जैसे आप खाना खाते वक्त मंत्रोच्चारण स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप विद्वान हो गए, मान लो आपको मंत्र याद हो गया, विद्वान हो गया आप, खाने से पहले तुरंत हमको मंत्रोच्चारण करना है, ठीक है, सहनौ भुनक्तु वाला। तो आप क्या करेंगे, शुरुआत में तो आपको दिक्कत है, लेकिन बाद में वही सहज बन जाएगा। जैसे ही आपके सामने खाना आएगा मंत्र बोल देंगे। तो ये एक प्रकार का बोझ होती है पंडिताई, लेकिन वो जब जीवन का हिस्सा बन जाती है तो वो सरल बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? ठीक है, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। लेखक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मस्ती में रहना चाहिए। जिस प्रकार अशोक मस्ती में घूम रहा है, झूम रहा है, वो उस उदास अवस्था में भी क्या रहता है, मस्ती में डूबा रहता है। इसलिए अपने ढंग से उसने मस्ती की, तो अपने ढंग से हम सभी को मस्ती करना चाहिए, लेकिन उदास नहीं होना चाहिए। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। चलिए तो आगे देखते हैं कि ये अब क्या आ गया। आगे जो आया है वो है आपका पद्यांश। पद्यांश देखिए, पद्यांश पढ़ना है आपको, और पद्यांश के बाद आपको उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, रत्ती भर भी अनुताप न करने पाऊं। ये कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। तो कैकेयी कहती है दुर्बलता का जो विशेष चिन्ह है वो शपथ है। सौगंध खाना एक दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह होता है, परंतु हम कमजोर स्त्रियों के लिए और कौन सा मार्ग होगा। अब कसम खाती हुई, सौगंध खाती हुई कैकेयी कहती है कि अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, अगर भरत ने मुझको उत्तेजित किया हो, तो जिस प्रकार मैंने पति खो दिया है उसी प्रकार मेरा पुत्र भी मैं खो दूं। मतलब अपने पुत्र की, अपने बेटे की कसम खाती हुई कहती है ठहरो मत रोको मुझे। तो लोग रोकने लगते, अरे क्या कर रहे हो आप, क्यों सौगंध खा रहे हो पुत्र की? तो कहते ठहरो मत रोको मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, जो मैं कहती हूं वो सुन लो, और अगर उसमें कोई सार पाओ, कोई सारांश पाओ तो उसको भी चुन लो। यानी अगर हमारी बातों में कुछ आपको सारांश नजर आता हो तो उसको भी आप चुन लो। मुझे मत रोको, मैं जो कहना चाहती हूं उसको भी सुन लो, क्योंकि पहाड़ सा मैंने पाप किया है। इतना बड़ा पहाड़ सा पाप करके मैं मौन रह जाऊं, ये शोभा नहीं देता। कम से कम एक राई भर का तो हमें पश्चाताप अनुताप करने दीजिए। तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
के काव्यखंड से उद्धृत मतलब कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो करके पहाड़सा पाप मौन रह जाऊं, रत्ती भर भी अनुताप न करने पाऊं मैं, अलंकार कौन सा है। तो आप देख रहे हैं ना, पहाड़ सा यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है पहाड़ सा, तो जहां पर सा सी से लग जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आपका उपमा अलंकार हो जाता है। पद्यांश का भाव स्पष्ट कर दीजिए। तो भाव मैंने प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी के पश्चाताप का भाव है, कैकेयी पश्चाताप कर रही है। ठीक है, भाषा की विशेषताएं बताइए। तो भाषा की विशेषताएं इसमें कुछ नहीं बतानी है, ये निरर्थक प्रश्न है। भाषा की विशेषताएं, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, इतना लिख दीजिए, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकारों का यथास्थान प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है। यही सब भाषा की विशेषताएं आप बता देंगे कि भाषा में क्या रस, छंद, अलंकार, ये सब चीजें काव्यगत सौंदर्य वाली आप डाल दीजिए। ठीक है, फिर आगे है, देखिए पवन दूतिका का लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परसुस की क्लांतियों को मिटाना, और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। पवन से राधा कहती है कि अगर कोई लज्जाशीला अर्थात शर्मीली औरत अगर कोई आपको रास्ते में जाती हुई दृष्टि आए, माने नजर आए, दिखाई पड़े, तो उसको विकृत वसना मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को इधर उधर छिन्न भिन्न मत कर देना उस सुंदरी के। अगर वो थोड़ी सी श्रमित, अब जहां देखिए आपको रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, तो देखिए जो थोड़ी सी, यहां पर ले लीजिए, जो थोड़ी सी श्रमित हो, मतलब जो थोड़ी सी भी वो दुखी हो, थकी हो, श्रमित माने थकी हुई हो, तो उसको अपने आगोश में ले लेना, अपनी गोद में ले लेना और उसकी थकन को मिटा देना, समाप्त कर देना, उसके होठों की और उसके कमल रूपी मुख की मलिनताओं को दूर कर देना। हे राधा कहती है पवन दूतिका। अगर कोई क्लांता माने दुखी या थकी हुई या परेशान, कृषक ललना माने किसान की पत्नी, किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटा देना, और जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे, व्योम माने आकाश, अगर कोई जलद माने बादल का टुकड़ा आकाश में जा रहा हो तो उसको ले आना और सूर्य के समीप में कर देना, और इस प्रकार छाया के द्वारा उसको सुखित करना माने प्रसन्न कर देना, उस तप्त माने जलती हुई भूतंगना माने स्त्री को। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड से पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है, और लेखक इसके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोत। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी ऊपर हमने। और लज्जाशीला पथिक महिला के विषय में क्या कहती है कि लज्जाशीला पथिक महिला अगर आपको रास्ते में दिखे तो उसे विकृत वसना मत होने देना। होठों के और कमल मुख में कौन सा अलंकार है? होठों की कमल मुख में रूपक अलंकार आपका हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद का अर्थ होता है बादल और कृषक ललना का होता है किसान की स्त्री, है ना। अब देखिए यहां पर आपको 3 जीवन परिचय में से एक लिखना होगा जो कि आपका 5 अंक का है। साहित्यिक परिचय देना होगा, मात्र 80 शब्दों की बात है, लेकिन आप 80 से ज़्यादा दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे आपको पढ़ाया। अगर आपने अभी तक कोर्स पूरा नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाइए, फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। फिर एक कवि का भी साहित्यिक परिचय देना होगा। जीवन परिचय आपको 2-3 लाइनों में दे देना है। इसके बाद साहित्यिक परिचय क्या होता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं कि साहित्यिक परिचय का। साहित्यिक परिचय में लेखक ने अपने जीवन काल में क्या किया, लेखक ने कितनी रचनाएं लिखी, कौन सी पत्र पत्रिका का संपादन किया, कौन से विश्वविद्यालय में वो मास्टर रहे, अध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे, या कहां पर शोध किया, कहां पर वैज्ञानिक थे, ये सब चीजें, और कितनी डिग्रियां उनके पास, कौन कौन से अवार्ड पाए, ये सब साहित्यिक परिचय होता है। और बाद में कृतियां लिख देते हैं 2 अंकों की। ठीक है,
चलिए, बहादुर पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिखना है, सब चीजें करवा चुके हैं। और फिर आपका खंडकाव्य आएगा, खंडकाव्य में आपके जिले में जो चलता हो उस हिसाब से आपको कर देना है। और फिर आगे देखिए खंडखा में आइए, और खंडखा में हमको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश में आपको संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना होगा संदर्भ के साथ। संदर्भ 2 अंकों का आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 अंक यहाँ छपे हैं, यानी संदर्भ लिखेंगे 2 अंक पाएंगे, अनुवाद सही होगा तो 5 अंक पाएंगे, तो कुल मिला के 7 अंक आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारः च आसीत्। तो महामना माने महामना मालवीय, विद्वान वक्ता, वक्ता माने व्याख्याता, प्रवक्ता, बोलने वाले, लेक्चरर, धार्मिको नेता, धार्मिक नेता, और पटुः माने चतुर पत्रकार थे, कुशल पत्रकार थे। परम माने परंतु, अस्य माने इनका सर्वोच्च गुण, जो सर्वोच्च गुण था वो क्या था, जन सेवा एव आसीत, जन सेवा ही था। फिर देखिए यत्र, यत्र माने जहां, कुत्राप माने कहीं भी, अयम माने यह, जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, और पीड्यमानांश माने और पीड़ित, अपश्यत माने देखते थे, तत्रैव माने वहीं, सा माने वह, शीघ्रमेव माने शीघ्र ही, उपस्थिता माने उपस्थित होकर, सर्वविधम माने सब प्रकार से, सहायाम च अकरोत, सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत, प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था। क्या था, प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था। चलिए अब देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। ठीक है, रचयिता इसमें होते नहीं है, संकलित होते हैं ना, इसलिए रचयिता नहीं होते। हंस राजा तदैव परिशन मध्य, यहां पर ना है, यहां पर ना लगा हुआ है, परिशन मध्य, हंसराज वहां परिषद मध्य में, सभा के मध्य में, आत्मनः भागिनेयाय, भागिनेयाय लिखा, अपने भांजे हंस पोतकाय, हंस पोतक को दुहितरम अदत्ता, अपनी बेटी को दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जिता, मोर हंस पोतिका को ना प्राप्त करके लज्जित हुआ, अप्राप्य लिखा है तो ना प्राप्त करके लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात्, उस स्थान से, तस्मात् स्थानात् उस स्थान से, तस्मात् स्थानात् उस स्थान से, पलायिता, पलायिता माने भाग गया, हंसराजो अपि हृष्टमानसः, हंसराज भी प्रसन्न मन से स्वगृहम् अगच्छत्, अपने घर चला गया। ठीक, तो यह क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जातक कथा से और नृत्य जातक, जातक कथा के अंतर्गत नृत्य जातक शीर्षक से उद्धृत है, ऐसा लिख देंगे। तो फिर देखिए, ये जातक कथा से ही एक पद्यांश आपका श्लोक आ गया है, 2 अंक का यहां पर भी क्या है, संदर्भ है, 5 अंक का क्या है, अनुवाद है। तो न में रोचते भद्रम वह उल्लूकस्य अभिषेचनम, अभिषेचनम लिखा है, तो मुझे इस भद्र उल्लू का अभिषेक अच्छा नहीं लगता, इस उल्लू का मुझे राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्ध से मुखम प्रश्य, यानी अक्रुद्ध से मुखम प्रश्य, क्रोधित ना होने पर इसका मुख तो देखो, और कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब क्रोधित होगा तो कैसा होगा, है ना। आगे देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना, परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य माने काम को, हंतारम माने बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले। वर्जयेत, त्याग देना चाहिए, तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को, विषकुंभम पयोमुखम, ये ऐसे मित्र विषकुंभम, विष के भरे हुए घड़े के समान होते हैं, जिनके मुख में ही मात्र दूध होता है। ठीक है, चलिए फिर आपको देखिए, ये जो है आपके मुहावरे हैं, 2 मुहावरे आपको इसमें, 2 मुहावरे अथवा लोकोक्ति में से एक का अर्थ लिखना है, 2-4 में से आप कोई 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, मतलब अपनों का, घर का भेदी लंका ढाए, अपनों का भेद खोल देना। ठीक है, संबंधी ही भेद खोल दे, उसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। आम के आम गुठलियों में दाम का अर्थ है दोहरा लाभ। दाल में काला होना, शंकाग्रस्त होना, घर की मुर्गी दाल बराबर, पास की वस्तु की अहमियत नहीं होती, पास की वस्तु की कम महत्ता।
आगे देखिए, अब संधि विच्छेद करना, तथापि का तथा अप, ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। परमेश्वर का परम धन ईश्वर हो जाएगा, ठीक है, परम ईश्वर ये नहीं होगा, परम ईश्वर, तो इसका हो जाएगा परम ईश्वरः परमेश्वरः, ठीक है। आगे देखिए, गायकः का संधि विच्छेद क्या होगा, गायकः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गए अकः ये हो जाएगा आपका गायकः का संधि विच्छेद। आगे दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन पहचानना है। आत्मनः, आत्मनः में कौन सी विभक्ति है बताइए। तो आत्मा में आपको पंचमी विभक्ति, आत्मनः में क्या है, आत्मनः में आपकी पंचमी विभक्ति एक वचन है। और नाम नाम, नाम नाम में क्या है, नाम नाम में षष्ठी बहुवचन होगा। क्या, षष्ठी बहुवचन, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 11 में युग्मों का सही अर्थ पहचानना है आपको। तो देखिए, वसन और व्यसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अंबुज का मतलब कमल और अंबुद का मतलब बादल, कमर और बादल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ आप लिखिए। तो देखिए, अंबर, अंबर के दो अर्थ होते हैं। अंबर का एक अर्थ तो होता है क्या, अंबर माने वस्त्र हो जाएगा। एक आपका अर्थ हो जाएगा आपका आकाश हो जाएगा। विधि के दो अर्थ देखिए, विधि का एक अर्थ होता है ब्रह्मा, दूसरा अर्थ होता है कानून और तीसरा अर्थ होता है नियम, चौथा होता है तरीका। नाग का अर्थ होता है सांप, नाग का अर्थ होता है हाथी, ठीक है, नाग का अर्थ नगीना। तो तमाम अर्थों में आप ले सकते हैं। फिर वाक्यांश के, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो तो उसको क्या कहते हैं, जो आंखों के सामने हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, ठीक है। जानने की इच्छा, जिज्ञासु, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिज्ञासु। आगे देखिए, देखिए आपको वर्तनी शुद्धिकरण करना है। यहां पर देखिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, बैठे हैं नहीं बैठे हो, तो यहां है की जगह हो लगाइए। क्या लगाएंगे, हैं की जगह हो लगाओ, ठीक है, हैं यहाँ गलत है। इस सरोवर में अनेकों, अनेकों को हटाइए, अनेकों जो होता है इसका अनेक कर दीजिए। कब सम्मेलन में कवयित्री, देखिए कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। वा में छोटी की मात्रा हटा दीजिए, बस राइट हो जाएगा। कृपया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो कृपया को हटाइए, कृपया को हटाइए। कृपया को जब हटाएंगे तभी आपका अनुमोदन करने की कृपा करें, मात्र इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीर अथवा हास्य रस का स्थायी भाव उदाहरण सहित लिखिए। तो मैं आपको रस छंद अलंकार बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो आज ही मैं नहीं बताऊंगा। आगे देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आप आवेदन पत्र लिखेंगे। शहर में फैली संक्रामक बीमारी के जिला अधिकारी को आप पत्र लिखेंगे। अब देखिए, फिर निबंध आपका आएगा। देखिए, 2+7 क्यों लिखा है यहाँ पर, तो 2 अंक का आपका रूपरेखा हो जाएगा, 7 अंक का आपका निबंध हो जाएगा, तो कुल मिला के 9 अंक का आपका पूरा है। देश में बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप बेरोजगारी पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। आतंकवाद की समस्या और समाधान, कई कारण, आतंकवाद के कारण क्यों क्या हैं, उन कारणों का समाधान क्या है, ये भी, इस पर भी आप चर्चा बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वृक्षारोपण का महत्व तो ये भी करवा चुके हैं। विद्यार्थी और राजनीति ये नहीं करवाए हैं। और देश की समृद्धि विकास समाचार पत्रों की भूमिका, मैं आपको ऊपर के 3 निबंध करवा चुका हूं, तो कोई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, आज आपका ये पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस पेपर की PDF पाने के लिए तुरंत ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारी वेबसाइट gyansindhuclasses.com पर चले जाइए। और ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस हमारा YouTube चैनल है, तो एक बार शेयर कर देना है बहुत जोरों से और लाइक कर देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने